तो आज के सत्र में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जो कि आपके 71th बीपीएससी मेंस में पूछा है और उसका आंसर आप लिखना अगर चाहें, मॉडल आंसर समझना चाहें तो आप इसे समझ सकते हैं। तो हमने आज का क्वेश्चन जो लिया है, आप फेमिलियर हैं इस क्वेश्चन से, क्योंकि बीपीएससी ने 71th मेंस के एसे के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन इसी को लिया है। और ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट हमारे क्लास से आई है। हालांकि इस रूप में मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि ऐसे जब हम पढ़ते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टॉपिक आ सकता है ना। शब्द बदल सकते हैं, टॉपिक आ सकता है। जैसे आप देखिएगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसे लिखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। अब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत का अगर भावार्थ देखने का प्रयास करेंगे तो उसमें किस बात पर हम बात कर रहे हैं? हम द पावर ऑफ माइंडसेट की बात कर रहे हैं, हम मेंटल पावर की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, द पावर ऑफ माइंडसेट इन शेपिंग ह्यूमन डेस्टिनी, यानी मानसिकता की शक्ति मानव भाग को आकार देने में इसकी भूमिका। तो इस पे ऐसे आपको लिखना है और ऐसे लिखना है तो फिर आपको ऐसे की भी भूमिका लिखनी पड़ती है, उसकी भी इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ती है। तो यहाँ जब आप इंट्रो लिखेंगे यानी इसकी भूमिका को लिखेंगे, परिचय को लिखेंगे, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर कोई ऐसा कोटेशन एकदम सटीक रूप में आपके ऐसे को स्पष्ट करता है तो आप उससे अपनी भूमिका को शुरू कर सकते हैं। तो इस ऐसे की भूमिका आप शुरू कर सकते हैं कि एक प्रसिद्ध उक्ति, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मानव के मानसिक जो शक्ति है, उसकी मेंटल जो पावर है और उसके भाग के निर्धारण की स्थिति को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करती है। यानी मनुष्य का मानसिक शक्ति ही उसके भाग का निर्धारण करता है। यह उक्ति जो है स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या करती है। यानी मनुष्य अपने भाग का निर्माता है। मनुष्य अपने भाग का निर्माता क्यों है? क्योंकि मनुष्य की जो मानसिक शक्ति है वही उसके भाग का निर्धारण करती है, उसके भाग का आकार देती है और उसके भाग्य को दिशा देती है। हम स्वयं अपने भाग का निर्माता है। एक और टॉपिक हमने पढ़ाया था आपको कि अपना हाथ जगन्नाथ, है ना। यानी हम खुद अपने भविष्य का निर्धारण करने की क्षमता रखते हैं। तो इंट्रोडक्शन तो आप यहाँ से लिखेंगे, है ना। अब इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत स्ट्रक्चर की आप शुरुआत करें, तो ध्यान ये रखना है कि जब हम मानसिकता की शक्ति की बात कर रहे हैं, द पावर ऑफ माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो इसका संदर्भ आपकी साइकोलॉजी से है ना, आपके मनोविज्ञान से है, आपके कॉग्निशन से है, आपके संज्ञान से है। तो हमने आपको क्या बताया है कि जब ऐसे आप लिखने जाइए, है ना, ध्यान रखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में अगर बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, आप बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे की जो टॉपिक होते हैं उसकी पहचान कीजिए कि टॉपिक किससे रिलेटेड है ना। मानसिकता की शक्ति से रिलेटेड है, द पावर ऑफ माइंडसेट से है। तो इसका संबंध जो शुरू हो रहा वो साइकोलॉजी से होगा, मनोविज्ञान से हो रहा, ह्यूमन कॉग्निशन से हो रहा। यानी मनुष्य का जो संज्ञान है, हम कैसी परसीव करते हैं नॉलेज, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, है ना। तो हम दुनिया को कैसे देखते हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो फिर आप थोड़ा सा द पावर ऑफ माइंडसेट यानी मानसिकता, है ना, की शक्ति को डिफाइन करेंगे कि ये मानसिकता की शक्ति क्या है ना, क्या इसका भाव है ना। एकदम कीवर्ड के माध्यम से ध्यान ये रखना कि कीवर्ड का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है
और जब कीवर्ड का इस्तेमाल आप करते हैं तो आपका एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत ही सकारात्मक छाप पड़ता है ना। बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की ज़रूरत है आपको इंट्रोडक्शन में भी, और फिर आपको पॉजिटिव छाप छोड़ने की ज़रूरत है स्ट्रक्चर की शुरुआत का पहला पॉइंट से, है ना। तो मानसिकता की शक्ति या पावर ऑफ माइंडसेट क्या है? तो पावर ऑफ माइंडसेट हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारा विचार करने की शक्ति है, जिसके माध्यम से हम विश्व को देखते हैं, समझते हैं, विश्व के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, उसमें इंटरेक्ट करते हैं। ये थॉट प्रोसेस जो है हमारे ज्ञान, हमारे संज्ञान, हमारे कार्य, हमारे साहस, हर चीज़ का निर्धारण करता है, हमारे डिसीजन मेकिंग को निर्धारित करता है। तो द पावर ऑफ माइंडसेट कैसे हमारे भाग्य का आकार देता है, कैसे हमारे भाग्य का निर्माता है, जैसा हमने कहा कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है, हमने पहले ही आपको बताया। तो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो जब इसके आंसर को लिखने जाते हैं तो थोड़ा सा जितना आपको बेहतर ज्ञान होगा उतना ही आप पे उसको लिख सकते हैं। तो एक प्रमुख बुक है जिसका नाम है माइंडसेट, है ना, द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, है ना। और इसको लिखी हैं कैरोल ड्वेक ने इसको लिखी है ना। शी हैज रिटन दैट। अब देखो ये कैसे सटीक है ना। यही तो आपकी क्रिएटिविटी है, यही तो आपकी एबिलिटी है कि आप जब किसी ऐसे को लिखने जाते हैं तो कंटेंट को कलेक्ट करके डिलीवर करके और जब आप प्रस्तुत करते हैं तो मार्क्स मिलता है ना। आप 100 नंबर में 65-70 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कंटेंट पर। आप देखिएगा कंटेंट इस टॉपिक के अंतर्गत, हालांकि मैं इस टॉपिक को पहले ही पढ़ा चुका था, है ना। ये टॉपिक हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से आया है। हमने इसको इस रूप में पढ़ाया था, मन की हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वहाँ भी यही है कि माइंड सेट जो है आपके जीवन में हार जीत का निर्धारण करता है, यानी आपके भाग्य का निर्धारण करता है। थोड़ा शब्द बदल गया, लेकिन कंटेंट लगभग सेम होगा, थोड़ा सा कंटेंट में अंतर होगा, उसके सीक्वेंस में अंतर होगा। तो माइंड सेट द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, है ना। इसमें कैरोल ड्वेक कहती हैं कि मनुष्य के लाइफ में सफलता के निर्धारण में माइंडसेट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि देखो ये माइंडसेट जो है, जो आपकी मानसिकता है, और हमें करना है मानसिकता की शक्ति के बारे में बात करना है। तो मानसिकता की शक्ति के बारे में ये बताती हैं कि माइंडसेट दो तरह का है। एक तो फिक्स्ड माइंडसेट, है ना, यहीं से मैं आपको शुरू कर रहा हूँ, आप ऐसे ही लिखेंगे। और दूसरा जो है ग्रोथ माइंडसेट, है ना। अब कैसे माइंडसेट जो है आपके भाग्य का निर्धारण करता है, इसको आप देख लीजिएगा। और सीक्वेंशियल मैनर में जब आप लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिलती है, और बहुत बेहतर मार्क्स मिलती है। ऐसे लिखना और ऐसे में मार्क्स प्राप्त करना रियल में आपकी एबिलिटी को दिखाता है ना। तो अब इसमें ये क्या कहती हैं, ध्यान रखना है। ये कहती हैं कि जो फिक्स्ड माइंडसेट है, यानी स्थिर मानसिकता है ना। तो कोई व्यक्ति इस स्थिर मानसिकता का व्यक्ति है, वो जन्म लिया, है ना। और जन्म लिया, मान लो बहुत अच्छे घर में जन्म ले लिया, बहुत सारे संसाधन है,
उसका फिक्स्ड माइंडसेट है, अरे मेरे पास तो इतना रिसोर्सेज है कि जीवन आराम से कटेगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कोई बिगेस्ट प्रॉब्लम आ गया, तो बिगेस्ट प्रॉब्लम आ गया तो माइंडसेट फिक्स है ना, उसमें एबिलिटी नहीं है कि एडवर्स कंडीशन के साथ अनुकूलन कर सके, उसमें ये एबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो फिक्स है, एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग ही माइंड इंटरेक्ट करने की स्थिति में है। तो जैसा ही विपरीत परिस्थिति आ जाती है, तो इस मानसिकता के लोग जो होते हैं, इस साइकोलॉजी के जो लोग होते हैं, वो निराश हो जाते हैं, वो संघर्ष नहीं कर पाते हैं, वो हार जाते हैं, है ना। यानी उनमें लूजिंग या लूज माइंडसेट का डेवलपमेंट होता है, यानी हारने वाला माइंडसेट का डेवलपमेंट होता है, और वह ये सोचने लगता है कि हमारे भाग्य में यही था, हमारी किस्मत में यही था। क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट के लोग जो है ये भाग्य पर विश्वास करते हैं कि भाग्य ने हमें जो दिया है, किस्मत ने जो हमें दिया है, उस किस्मत का दिया हुआ मान करके अच्छे दिन को भी इंजॉय करते हैं और बुरे दिन में निराश हो जाते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करके, और उस बुरे दिन को फेस नहीं कर पाते हैं, निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं। ये है फिक्स्ड माइंडसेट। यानी यहाँ भाग्य ही आपके वर्तमान का निर्धारण करता है, राइट, क्योंकि ये आपका फिक्स माइंडसेट है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट है ना, ये ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है कि ये चाहे जिस प्रकार की परिस्थितियां हो, है ना, उस परिस्थितियों से समायोजन अनुकूलन करने की क्षमता होती है, क्योंकि इसमें ये विश्वास होता है कि मेरी मानसिक शक्ति ही मेरे भाग्य का निर्धारण करती है। भाग्य कोई फिक्स नहीं है, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, और ये व्यक्ति परिवर्तन कर लेता है किसी भी एडवर्स कंडीशन से। जैसे असफलता मिल गई, एग्जाम दिया, असफलता मिल गई, तो ये ग्रोथ माइंडसेट का जो व्यक्ति होता है, यह व्यक्ति जो है उस असफलता के कारणों का एनालिसिस करता है, उसे सीखने का प्रयास करता है, और सीख करके फिर सफल होता है। ये हर तरह की परिस्थितियों के साथ समायोजन करने में सक्षम होता है, और हर तरह की परिस्थितियों में समायोजन करने में सक्षम होता है, क्योंकि ये ग्रोथ माइंडसेट कोई फिक्स नहीं है। देखो, ये परिवर्तन के साथ इसमें समायोजन करने की क्षमता है। ठीक है, ये चेंज होगा, किसी भी तरह के कंडीशन आएंगे, उस कंडीशन में इसका माइंडसेट जो है विकल्प का तलाश करेगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम को कैसे डील कर सकते हैं, है ना। तो इसमें एबिलिटी डेवलप हो जाता है, इसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, इसमें स्ट्रगल की क्षमता डेवलप हो जाता है, ये विनिंग माइंडसेट इसमें डेवलप होता है, परिस्थितियों से समायोजन करने की क्षमता डेवलप होता है। एक फॉल्स माइंडसेट भी होता है कई लोगों को, है ना। कई लोग कहते हैं कि जैसे हम काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो बंदा जो है फॉल्स माइंडसेट में है कि हम बहुत मेहनत किए लेकिन हमको सफलता नहीं मिली, राइट। ग्रोथ माइंडसेट है वो कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ करेगा, है ना। और ये ग्रोथ माइंडसेट में ये कहती हैं कि मानसिकता की जो शक्ति है, द माइंडसेट पावर जो है, इसमें इतनी क्षमता है कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है। यही हमारे भाग्य का निर्धारण करता है, और इसीलिए जो मानसिकता की शक्ति है वह मानव के भाग्य का निर्धारण करता है, भाग्य को आकार देता है, भाग्य
आपको दिशा देखता है, क्योंकि मनुष्य में जो ग्रोथ माइंडसेट है वह ग्रोथ माइंडसेट जो है उसमें निरंतर विकास की ओर और परिस्थितियों से समायोजन करने की क्षमता का डेवलपमेंट करता है। राइट। तो एक तो इस पे आप इन पे चर्चा करेंगे। अब इन पे चर्चा करने के बाद एक दो चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रखना है ना, क्योंकि ऐसे जब भी लिखते हैं मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायमेंशनल लिखेंगे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक और जो है द पावर ऑफ माइंड। तो पावर ऑफ माइंड इसको लिखा है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को आप एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने द पावर ऑफ माइंड की जो व्याख्या दी की है उसमें उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मांड की शक्ति है, ये आत्मा की शक्ति है, ये इनफाइनाइट शक्ति है, यानी इसमें इतनी एनर्जी है कि इससे आप अपने भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि जो पावर ऑफ माइंड है इसमें दो तरह का चीज़ आपको होता है। एक तो है कि कंट्रोल्ड माइंडसेट, है ना, और दूसरा है अनकंट्रोल्ड, है ना, नियंत्रित मानसिक शक्ति और अनियंत्रित मानसिक शक्ति। नियंत्रित मानसिक शक्ति अगर आप में डेवलप होता है ना, आप अपनी मेंटल पावर को कंट्रोल करते हैं, अपनी माइंड सेट को कंट्रोल करते हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, आप अपने विचार, अपनी योग्यता, क्षमता, कार्य, है ना, कार्य की दिशा सब भी कंट्रोल रखते हैं। तो इससे क्या होता है, आप में कंसंट्रेशन का विकास होता है, आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं क्योंकि आपने अपने माइंड सेट को कंट्रोल कर दिया है। तो जब आप कंसंट्रेट हो जाते हैं अपने लक्ष्य पर कि हमें ये करना है ना, यानी ये जो है एक तरह से आप में पॉजिटिव माइंडसेट का डेवलपमेंट करता है ना। तो पॉजिटिव माइंडसेट का डेवलपमेंट करता है तो क्या करना है, यानी आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो गए, कॉन्सेंट्रेट हो गए। तो लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो पूरी आपकी मेंटल शक्ति जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। आपके पास जो मटेरियल रिसोर्सेज है उस मटेरियल रिसोर्सेज को भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं, एकाग्रचित्त हो जाते हैं, आप में कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होता है, आप में साहस का डेवलपमेंट होता है, आप में अपने कार्य के प्रति विश्वास का डेवलपमेंट होता है, आप उसी को भगवान मानने लगते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेट जब आप कर जाते हैं तो फिर ये ब्रह्मांड की शक्ति के साथ आपका तादात्म्य हो जाता है और फिर आप सक्सेस हो जाते हैं क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन है। ठीक है, यानी यही विनिंग माइंडसेट है। ठीक है, और इस कंसंट्रेशन से आप आगे की ओर विकास कर सकते हैं क्योंकि इसको कंसंट्रेशन को विकसित करने के लिए इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि फिक्स ही है कि आप जो योगा है, मेडिटेशन है, इस योगा मेडिटेशन को करके, है ना, आप भी अगर फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं उनको भी ग्रोइंग माइंडसेट में चेंज किया जा सकता है ना, सफल बनाया जा सकता है। जो अनकंट्रोल्ड माइंडसेट होता है वो क्या करता है कि वह अपनी मानसिकता की शक्ति को डिफरेंट क्षेत्रों में लगाता है। ठीक है, और डिफरेंट क्षेत्रों में लगाता है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है
है ना, विकेंद्रित कर देता है अपनी मेंटल पावर को, अपने रिसोर्सेज को विकेंद्रित कर देता है। उसमें कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होता है, विश्वास नहीं डेवलप होता है कि हम सक्सेस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये काम हमारा सक्सेस होगा कि नहीं होगा, राइट। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ असफलता होता है। यानी जो आप अपने भाग्य, अपने फ्यूचर, है ना, अपने डेस्टिनी का निर्धारण करना चाहते हैं, उसमें विवेकानंद भी कहते हैं कि माइंड सेट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। द पावर ऑफ माइंड जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, और वही निर्धारित करता है आपके भाग्य का, आपकी किस्मत का। ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता कि आपका किस्मत फिक्स है, भगवान ने आपको बना दिया है, ईश्वर ने आपका सब चीज़ निर्धारित कर दिया है, ऐसा नहीं है। ये सारा चीज़ निर्धारण होता है आपकी मेंटल पावर से, आपकी माइंड सेट से कि आप क्या करना चाहते हैं, है ना। अब एक और साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको आप देख सकते हैं, है ना, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, है ना। अब इनकी जो बुक है बहुत पॉपुलर है, आप में से कई लोग पढ़े भी होंगे, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना। अब जो ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने जो माइंड है, माइंड सेट है, उसको दो भागों में बांटा है। एक तो सबकॉन्शियस माइंड और दूसरा कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड को ये कह रहे हैं कि ये जो है हमारा डे टू डे जो लाइफ है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, उससे इन्फ्लुएंस होता है, राइट। लेकिन इस कॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें हम विचार प्रक्रिया डेवलप होती है, कॉन्शियस माइंड से कुछ चीज़ हम करना चाहते हैं, और अगर ये चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, है ना, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और इसलिए ये कहते हैं कि सबकॉन्शियस जो माइंड है और चेतन जो मन है ना, और चेतन मन जो है, ये एनर्जी हाउस ऑफ द माइंड है ना, ये एनर्जी हाउस है। इस अचेतन मन में इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि ये जीवन में कुछ भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं, कुछ भी आप करा सकते हैं। एग्जाम्पल्स से हम लोग देखेंगे, आप ये दशरथ माझी को जानते ही होंगे, एग्जाम्पल हम देंगे कि किन किन चीज़ों का आप एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे। यानी सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें बैठ जाती है, व्यक्ति उसके प्रति कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, व्यक्ति में उस तरह की योग्यता का डेवलपमेंट हो जाता है, डेडिकेशन का डेवलपमेंट हो जाता है, व्यक्ति में साहस का डेवलपमेंट हो जाता है, व्यक्ति इनोवेशन करने लगता है, व्यक्ति इन्वेंशन कर देता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना है कि जैसे आप देखोगे कि हम यहाँ माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो इस माइंड सेट से ही हमको क्या होगा कि हमारा कोग्निशन यानी हमारा संज्ञान का निर्धारण होता है। देखो, कोग्निशन का मतलब क्या होता है, यानी हम नॉलेज को कैसे परसीव कर रहे हैं, है ना। तो ये माइंड सेट से होता है कि हम नॉलेज को कैसे परसीव कर रहे हैं। अब किसी बच्चे को क्लास में गीत सुनने का और मनोरंजन के माइंड सेट से गया है और टीचर बड़ा डेप्थ में चीज़ों को पढ़ा रहा है, वो बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, बोलेगा टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, है ना। क्योंकि वो किस माइंडसेट से गया कि क्लास जो है उसमें इंटरटेनमेंट होना चाहिए। और एक बच्चा गया है कि नहीं, क्लास जब हम सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं तो उसका क्लास सीरियस होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज परसीव करना जो है एक सीरियस प्रोसेस है, खास करके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। तो
माइंड सेट जो होता है वही आपकी कॉग्निशन का निर्धारण करता है, और इसी के बदौलत आप इसी के अनुरूप नॉलेज प्राप्त करते हैं, और इसी के अनुरूप जो है आप इनोवेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज हुआ इसी से आप इन्वेंशन कर सकते हैं, और इसी से आगे आप अपने फ्यूचर का निर्धारण करते हैं, है ना। इसमें इनका कहना है कि अचेतन जो मन की शक्ति है इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि एक बार सबकॉन्शियस माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीज चला गया कि हमें अपने जीवन में ये करना है, हमारे फ्यूचर को इस तरह से हमको निर्धारित करना है, तो प्राप्त कर लेता है। हम लोग अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और एग्जाम्पल से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो 3 महत्वपूर्ण साइकोलॉजी है ना कि जो यहाँ पर हमने डिस्कशन किया, साइकोलॉजिस्ट का डिस्कशन किया, ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि मानसिकता की जो शक्ति है यही हमारे भविष्य को आकार देता है, यही हमारे भाग्य का निर्धारण करता है, यही हमारे भविष्य को दिशा देता है। अब देखिए यहाँ साइकोलॉजी से हम चेंज करके हम आते हैं फिलॉसफी में। जैसा हमने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे लिखना बहुत ही आसान नहीं है ना, कि बहुत अच्छे ऐसे आप लिख दें। ऐसे लिखना, ऐसे पढ़ाना, दोनों में क्या दिक्कत है कि मल्टी डायमेंशनल आपका अप्रोच होना चाहिए, मल्टीपल डायमेंशन आपके पास होना चाहिए। तो अब फिलॉसफी से देखते हैं। अब फिलॉसफी में आप देखो कि यहाँ बुद्धिस्ट फिलॉसफी आप देखो, है ना, कि अगर आप बुद्धा को पढ़े होंगे, है ना, तो जब बुद्ध को आप पढ़े होंगे, बुद्ध कहते हैं सारा संसार दुख में है, लेकिन दुख से मुक्ति कैसे हो सकती है? तो माइंड सेट से हो सकती है ना। अज्ञानता के कारण व्यक्ति दुख प्राप्त करता है, तो अज्ञानता को दूर कर दो। तो अज्ञानता को दूर करने का मतलब क्या है? ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या है? कि आप अपने माइंड सेट में परिवर्तन करें। बुद्ध ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग जो बताया, 8 महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया, उसमें क्या है? सम्यक संकल्प, हमारी थॉट प्रोसेस, हम थॉट करते हैं। सम्यक वाणी, ऐसी बात बोलिए जो आपको अच्छा लगे और दूसरे को भी अच्छा लगे, है ना। तो आज आप सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं कि फ्यूचर में हम सॉफ्ट स्किल डेवलप करें ताकि वर्तमान हमारा फ्यूचर जो है बेहतर हो। इस सॉफ्ट स्किल की बात तो बुद्ध भी कर रहे हैं। तो आज अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आप देखिएगा जिन 8 चीज़ों की बुद्ध ने चर्चा की है, उसमें बहुत सारे ऐसे संकेत हैं कि उससे आप अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल फिलॉसफी बुद्ध ने दिया था। इवन कि गांधी का अगर आप सत्याग्रह पढ़ें, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, तो गांधी उसमें भी कहते हैं कि सत्याग्रह जो है ये आत्मा की शक्ति है, मानसिक शक्ति है, मेंटल पावर है। और उस मेंटल पावर के माध्यम से गांधी ने क्या किया कि गांधी ने ब्रिटिश सत्ता को भारत से उखाड़ फेंका, है ना। ये गांधी का माइंड सेट था, गांधी का थॉट प्रोसेस था। और उस थॉट प्रोसेस के अंतर्गत गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ता को चुना और उस माइंड सेट को भारत के लोगों में डाला, और फिर गांधी ने भारत जैसे देश के भाग्य का निर्धारण कर दिया, है ना। एक व्यक्ति जो एक धोती पहन करके और पूरे भारत का भ्रमण करके भारत के लोगों को सत्य एवं अहिंसा का पाठ पढ़ा करके ब्रिटिश सत्ता के साथ संघर्ष किया, और ब्रिटिश सत्ता भी ये नहीं समझ पाए कि यह व्यक्ति जो है किस तरह से ऐसे देश को आज़ाद कर लेगा।
गांधी ने केवल देश के भाग का निर्धारण नहीं किया, हम सबके भाग का निर्धारण किया। इसलिए मेंटल जो आपका पावर है, आपका जो माइंड सेट है, वह आपके भाग का निर्धारण करता है। अगर पॉजिटिव माइंड सेट उसमें है तो, और निगेटिव माइंड सेट अगर उसमें है तो फिर निगेटिव माइंड सेट हुआ तो फिर आप गलत दिशा में जाते हैं, आप सफ़र करते हैं। अब वेस्टर्न फिलॉसफी में आप जाओगे तो प्लेटो का आइडियलिज्म जो है ना, माइंड बॉडी डुअलिज्म, प्लेटो भी माइंड बॉडी डुअलिज्म जो है उस कॉन्सेप्ट में प्लेटो कहते हैं कि जो माइंड है उसी से हम रियल ट्रूथ की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी से हम वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं, वही हमारी सफलता एवं विफलता का निर्धारण करता है। वेस्टर्न फिलॉसफी में रेन डेकार्त है ना, वो कहता है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, है ना, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये माइंडसेट की बात कर रहे हैं। ये मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये माइंडसेट की बात कर रहे हैं। अब इस माइंडसेट यानी माइंडसेट को अगर आप समझने का प्रयास करें तो इस माइंडसेट के संदर्भ में हम लोगों ने साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात कर ली, हम लोगों ने फिलोसफिकल अप्रोच की बात कर ली, इकोलॉजिकल अप्रोच, है ना। तो इकोलॉजिकल अप्रोच जो है, इकोलॉजी क्या कहती है कि जो व्यक्ति का माइंड सेट है वह उसके इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से होता है, और दोनों में रेसिप्रोकल संबंध है, यानी परिवर्तन के साथ हम सामंजस्य करते हैं। तो सामंजस्य करने की प्रक्रिया हमारे माइंड सेट में होती है, और उसी माइंड सेट से विपरीत परिस्थिति में भी हम सरवाइव किए। जैसे आप प्री हिस्टोरिक ह्यूमन की बात करेंगे, आप देखेंगे प्री हिस्टोरिक जो ह्यूमन हैं, तो जब ग्लेशिएशन का प्रोसेस था, बर्फ़ की बारिश हो रही थी, कैसे सरवाइव किए। विपरीत परिस्थिति में लोग कैसे सरवाइव करते हैं, आश्चर्यजनक घटनाएं होती है, बचने का कोई संभावना नहीं है, फिर भी लोग बच जाते हैं। तो इकोलॉजिकल जो प्रेशर होती है उससे माइंड को इंटरेक्ट करने की क्षमता माइंड में होती है, और उसके इन्फ्लुएंस से माइंड मेंटल आपके थॉट प्रोसेस चेंज होता है, और उस मेंटल थॉट प्रोसेस से आप विपरीत जो परिस्थिति है उस विपरीत परिस्थिति में भी सरवाइव करते हैं। आप देखिए साइबेरिया के एस्किमो जो ट्राइब है, कितनी ठंड में वो सरवाइव करती है ना। उस सर्वाइवल के लिए उसके इकोलॉजी के साथ उसका माइंड सेट है, क्योंकि कई लोग तो वहाँ से भाग खड़ा हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर उस परिस्थिति के साथ अपने माइंड सेट के साथ वह वहाँ पर रहता है और सरवाइव करता है। इसी तरह से आप देखिएगा कि माइंड सेट के संदर्भ में सोशल अप्रोच, है ना, सोशल अप्रोच भी कहता है कि हमारा जो माइंड सेट है ये हमारे सामाजिकरण के द्वारा निर्धारित होता है। यानी बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो ऐसा नहीं है कि बचपन में हमारा माइंड सेट वहाँ पर होता है, चाहे वो फिक्स माइंड सेट हो, चाहे ग्रोइंग माइंड सेट हो, है ना, लूज माइंड सेट हो या विन माइंड सेट हो। ये माइंड सेट निर्धारित होता है प्रोसेस, सामाजिकरण के प्रोसेस से। हम सीखते हैं क्या करना है, कैसे अपने फ्यूचर का निर्धारण करना है ना। अलग अलग सोसाइटी में जब आप पैदा होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होता है, अलग अलग फैमिली में जब आप पैदा होते हैं, तो माइंड सेट केवल साइकोलॉजिकल नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है, सोशल भी है ना। जैसे आप देखिएगा कि हमारा समाज जो है जातिवादी माइंडसेट से ग्रसित है, खासकर बिहार का समाज। तो उस जातिवादी माइंडसेट से बिहार बाहर नहीं आ पा रहा है ना। और
अगर आप जातिवादी माइंडसेट से बाहर नहीं आ रहे हैं तो आपके उससे पिछड़ेपन का, बिहार के भाग का जो निर्धारण करने वाले लोग हैं, जो डिसीजन मेकिंग करने वाले लोग हैं, उनका चयन तो हम जातिगत माइंडसेट के आधार पर करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि उनमें क्या क्वालिटी है, किस क्वालिटी के आधार पर वो हमें लीड करेंगे। तो बिहार के भाग का जो निर्धारण हो रहा राजनीति के अंतर्गत, क्योंकि आज के डेमोक्रेटिक के जो सेटअप हमारा है, इस डेमोक्रेटिक सेटअप में नेता ही हमारे भाग का निर्धारण वहाँ पर कर रहे हैं। अगर पूरे समाज की बात करेंगे तो पूरे समाज की बात करेंगे तो अब आपका नेता ही आपके भाग का निर्धारण करता है, क्योंकि उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पावर है। तो अब देखो बिहार में जो मुख्यमंत्री है, जो विपक्ष का नेता है, जो अदर पार्टी के जो लोग हैं, यानी पार्टी के हेड या उसके जो रिलेटिव हैं, तो सभी में तो रिश्तेदार ही हैं और सभी रिश्तेदार उसमें हेड बने हुए हैं। तो आप देखो कि वही लोग आपके भाग का निर्धारण करेंगे, और ये इसलिए उनके भाग का निर्धारण करेंगे क्योंकि बिहार के लोगों का एक माइंडसेट है, उसमें पॉजिटिव माइंडसेट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो बिहार के भाग का जो निर्धारण, बिहार गरीब है, पिछड़ा है, तो उसके भाग का निर्धारण इस कारण से हो रहा है क्योंकि हमारे पास नेगेटिव माइंडसेट रहा है, और ये सोशल माइंडसेट है, नेगेटिव है ना। सोसाइटी में सोशल माइंडसेट नेगेटिव है। कल्चरल अप्रोच है, ठीक है, कल्चरल अप्रोच में आप देखें कि ये एंथ्रोपोलॉजी में कल्चरल अप्रोच का डेवलपमेंट माइंडसेट की स्टडी में किया गया, जिसके अंतर्गत रूथ बेंडिक ने जो है जापानीज लोगों के नेशनल कैरेक्टर का स्टडी किया सेकेंड वर्ल्ड वार में, और उसमें वो स्टडी करके पाती वो आत्महत्या कर लिया करते थे। जब अमेरिका ने को वो लोग सरेंडर किए तो बहुत बड़ी संख्या में जापानी जो सैनिक थे वो आत्महत्या कर लेते थे जेलों में। उसका स्टडी जब किया तो उसने पाया कि उनका नेशनल कैरेक्टर है कि युद्ध में जाएंगे या तो मर जाएंगे या फिर मारे जाएंगे, और जो व्यक्ति युद्ध में गिरफ्तार हो जाता है उसे गद्दार समाज मानता है। इस कारण से वो सैनिक जापानी जो है आत्महत्या कर लेते थे। तो रूथ बेंडिक ने कहा कि ये इनका नेशनल कैरेक्टर है, और ये नेशनल कैरेक्टर का डेवलपमेंट इनके सोशलिज्म के माध्यम से किया गया है, क्योंकि वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट होते हैं, आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट होते हैं जापानीज लोग। तो जापानीज लोगों की जो माइंडसेट है वो बहुत ही डेवलपमेंट वाले माइंडसेट है, बहुत ही कठोर मेहनत करने वाले माइंडसेट से बचपन से ही लोग। इसलिए भी आप देखो कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर एटम बम गिरा करके उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन जापान पुनः खड़ा हो गया, है ना, पुनः विकसित देश बन गया। तो दिस इज माइंडसेट। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि बिहार ऐसे पूरा समुदाय अगर आप देखोगे तो बिहार के भाग का निर्धारण डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंतर्गत जनता कर रही है, और जनता अपनी जाति के लीडर को चुनाव करे उसकी योग्यता को ध्यान में नहीं रख रही है। तो आप अपने भाग का निर्धारण ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे रहे हैं जो अयोग्य है, लेकिन वो आपकी जाति का है इसलिए आपके अनुकूल है। तो इसीलिए वो नेगेटिव माइंडसेट से आपके बिहार के भाग का निर्धारण हो रहा। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट से अगर आप अपने भाग का निर्धारण करें तो फिर माइंडसेट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। इसके अलावा कि इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक अप्रोच में एक नया चीज़ आया है कि ब्रेन कैपिटल का कॉन्सेप्ट आया है ना। आज हम लोग बात करते हैं कि हमारा माइंड ही, हमारा मस्तिष्क ही हमारा कैपिटल है। एक समय हम ये फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करते थे, है ना, कि फिजिकल स्ट्रेंथ हमारे पास हो। अब मेंटल स्ट्रेंथ है, ब्रेन कैपिटल आपके पास है, आपके पास करंट इकोनॉमिक सिचुएशन में एबिलिटी है सोसाइटी के साथ डील करने की,
तो आपके ब्रेन कैपिटल को महत्व दिया जा रहा है और आप लाइफ में सक्सेस हैं। आप अपने फ्यूचर का निर्धारण अपने ब्रेन कैपिटल के आधार पर कर सकते हैं। इसी तरह से बायोलॉजिकली अगर आप देखिएगा तो माइंड सेट का निर्धारण हमारे भोजन से होता है, न्यूट्रिशन से होता है, हमारे ग्रोथ से भी होता है, हमारे जेनेटिक्स से भी होता है, हमारे न्यूरोकेमिस्ट्री के तत्वों से भी ब्रेन और माइंड सेट का निर्धारण होता है। तो बायोलॉजिकल अप्रोच भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। कुल मिला के आप देखिए कि हम क्या कह रहे हैं कि माइंड, जैसे एक हेल्दी व्यक्ति है, देखो बायोलॉजी को कैसे आप समझोगे, तो एक हेल्दी व्यक्ति है तो स्वस्थ मानसिकता का उसमें डेवलपमेंट होगा। स्वस्थ मानसिकता का डेवलपमेंट होगा तो उसमें निराशा कम होगा, आशा का संचार ज़्यादा होगा, साहस ज़्यादा होगा, संघर्ष ज़्यादा कर सकता। इस तरह की चीज़ें ये स्थापित है ना। तो इस तरह से आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के माध्यम से क्या करेंगे कि हम एक्सप्लेन कर देंगे कि माइंड सेट ही हमारे डेस्टिनी का निर्धारण करता है। और फिर इसके संदर्भ में एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, है ना। जैसे आप पे अगर एंशिएंट में जाओगे, हमारे माइथोलॉजी को देखोगे तो एकलव्य है ना, एकलव्य का नाम आपने सुना होगा। तो एकलव्य ने माइंड सेट निर्धारित किया कि हमें धनुर्विद्या सीखनी है, लेकिन वो शूद्र था। द्रोणाचार्य उसको शिक्षा नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि वो शूद्र था। तो उसने द्रोणाचार्य की एक फिगर का निर्माण कर दिया और उसी के सामने प्रैक्टिस करके एक बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया। तो ये कैसे बना? उस माइंड सेट से बना। इसीलिए कहा जाता है कि मानसिकता की शक्ति ही आपके भविष्य का निर्धारण कर सकती है, आपके भाग्य का निर्धारण कर सकती है, क्योंकि उस जमाने में धनुर्विद्या ही आपके सफलता का आधार था, आपके भाग्य का निर्धारण कर सकता था उस जमाने में। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी से तो सब लोग आप परिचित होंगे। उन्होंने पहाड़ को काट के अकेले रास्ता बना दिया। कैसे संभव हुआ? ये एक पॉजिटिव माइंड सेट से हुआ। आपने रेजंगला का युद्ध सुना होगा, है ना। तो रेजंगला के युद्ध में जो है, भारतीय जो सैनिक थे बहुत कम संख्या में थे और इन लोगों ने चीनी सैनिकों को पराजित कर दिया। अधिकांश मारे गए थे, है ना। अधिकांश जो अहिरवाल के जो सैनिक थे वो सैनिक उसमें मारे गए थे, लेकिन उनको चीनी जो सैनिक थी, हजारों की संख्या में चाइनीज जो सैनिक थे, उनको अपने पोस्ट को कैप्चर नहीं करने दिया। आप निक वुजुसिक का नाम सुने होंगे। निक वुजुसिक जो है टोटली विकलांग है, बंदा के पास न हाथ है न पैर है, लेकिन माइंड सेट के बल पर आज के डेट में बहुत पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर है। आप देख सकते हो यूट्यूब पर उसको, है ना। तो ये कैसे संभव हो रहा? उसने एक बुक लिखी, द लाइफ विदाउट लिमिट, है ना। यानी आपके माइंड सेट जो है ये आपके लिमिटेशंस को ख़त्म कर देती है। आप अपने माइंड सेट से अपने वक्त का निर्धारण कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा। तो स्टीफन हॉकिंस जो थे एक ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे कि डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि इनका लाइफ बहुत कम है, ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन वो काफ़ी लंबी अवधि तक जिंदा भी रहे और विकलांगता की स्थिति में भी उन्होंने जो फिजिक्स के क्षेत्र में जो अचीवमेंट हासिल किया है, वह अचीवमेंट वो अपने माइंड सेट से ही किए हैं, है ना। तो माइंड सेट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अलग अलग क्षेत्रों से आप एग्जाम्पल दे करके, रिंकू सिंह का नाम आप इसमें ऐड कर सकते हो, है ना। रिंकू सिंह राही जो कि यूपी का अफसर था और जिस पे अटैक किया गया था, उसने घोटाले को जो है ओपन किया था, पर्दाफाश किया था, विकलांग भी हो गया। उसके बाद यूपीएससी निकाल लिया। अभी सूचना आई कि अब उसको काम करने नहीं दे रहा, तो यूपीएससी से भी रिजाइन कर रहा।
तो ये सब माइंड सेट की बदौलत हो रहा है और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि रियली जो है हमारे भाग्य का निर्धारण जो है माइंड सेट के द्वारा ही होता है। और फिर आप निष्कर्ष में आप फिर इसमें लिख सकते हैं कि वास्तविकता में देखा जाए, है ना, तो मनुष्य की जो मानसिक के शक्ति है, मानसिकता की पावर है, वही मनुष्य के भाग्य का निर्धारण करती है, क्योंकि यह असीम शक्ति है। और इसमें पॉजिटिव माइंडसेट का डेवलपमेंट करके मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी स्थिति को बेहतर कर सकता है और उससे अनुकूलन करके अपने भविष्य का निर्माण करने में सक्षम होता है, जैसा कि इन उदाहरणों से हम लोग ने